नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी के छापे को लेकर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, जहां उन्होंने कहा कि बेवजह वृद्ध मां को ईडी कर रहे परेशान। द केरला स्टोरी मूवी को देखने के लिए थिएटर में उमड़ी भीड़। वहीं केंडू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत ने फिल्म को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जताया आभार। भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने हैंडओवर कॉलोनी का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था देखी। छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहा धर्मांतरण का खेल, वहीं विशेष समुदायों के द्वारा हिंदुओं को बहला फुसलाकर कर रहे धर्मांतरण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मंगलवार को अपने निवास में प्रेस वार्ता लिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने ईडी की मनमानी कार्यवाही के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ईडी अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर परेशान कर रहे हैं और बिना किसी सूचना के, बिना कोई सबूत के कार्यवाही भी कर रहे हैं। विधायक देवेंद्र ने प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे घर में छापा और जांच की गई है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब तक ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाती है, सूचना आज तक नहीं दी गई है। सबसे पहले तो ईडी ये बताए कि ईडी के अधिकारी सही हैं या उनका मीडिया सेल। जब ईडी से मेरे वकील ने बात की तो ईडी के अधिकारियों ने बताया कि कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। जब भी कोई संपत्ति कुर्क होती है तो पीएमएलए 2002 के तहत सेक्शन 5 की नोटिस जारी होती है। बिना नोटिस के कार्रवाई कैसे मुमकिन है? ईडी की ही मीडिया सेल अलग ही बात कर रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि सिर्फ यही नहीं, मेरी वृद्ध मां को भी ईडी परेशान कर रही है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला रही है। मेरे वकील ने आज जब वहाँ पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है। अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसमें भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसकी अधिकारियों से बात नहीं होती है। और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास जो भी है, जो पैतृक, मेरी माँ, पिताजी, दादा, उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैंने पहले भी कहा। और जहाँ तक मेरी संपत्ति और मेरी चीज़ों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है, 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था और वो भी इसके पूरे दस्तावेज है सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए, जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें पैतृक है ये। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। जो जिस दिन 20 फरवरी को ईडी के लोग मेरे घर पे आए थे, मैंने बाहर निकल के बोला था, चुनौती दी थी कि आप हमारी गलती, हमारी कमी, हमने कुछ किया है तो उसको साबित करें, हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे हम डरने वाले नहीं है। तो मैं आज भी उस स्टैंड पे भी जो ये मेरी माँ को बुला ले, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा ईडी दफ्तर, इनके बयानों का जवाब दूंगा। हम माँ बेटे लड़ते नहीं है इससे, मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे, इस पे बयान देंगे अपना, हम डरते नहीं है। पर माँ अकेली नहीं जाएगी, माँ के साथ आप जाएंगे? मैं जाऊंगा, मैं अपने वकील से मैंने लिख के भेजा, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा और हम डरते नहीं है, हम सारे जवाब देंगे। और हम संविधान को मानने वाले हैं, हम अपने संविधान पे विश्वास करते हैं और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से जो हमें सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे। लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये
प्लानिंग है सितंबर की है, ये आने वाले समय की प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से कर्नाटक में, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो दूसरे दल के पदाधिकारी थे उनको इसी तरह हरास करके, डरा के, धमका के हर तरह के से उपयोग किया गया, दल बदल में उपयोग किया गया, हर तरह से इस्तेमाल एक शासकीय संस्था का राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मीडिया के माध्यम से ईडी के लोगों से ये स्पष्टता चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज सही है, कि आप जो हमारे वकील को कहा गया टेलीफोनिक कंफर्मेशन है वो सही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई कैंडू पर्वत फाउंडेशन के प्रमुख अतुल पर्वत के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने फिल्म द केरला स्टोरी देखी। वहीं युवाओं के साथ फिल्म देखने अतुल पर्वत थिएटर पहुंचे। कल मैंने अपनी पूरी टीम के साथ भिलाई पीवीआर पहुंच द केरला स्टोरी देखी। द केरला स्टोरी धर्मांतरण के भयावह नेक्सस का पर्दाफाश करती है। ये भारत के वैश्विक आतंकी संगठन आईएसआई जैसे कई संगठनों की नापाक साजिशों का पर्दाफाश करती है। द केरला स्टोरी हमें आगाह करती है कि कैसे हम अपने बच्चों, महिलाओं, बेटियों को आतंकवाद के धर्मांतरण के राक्षस से कैसे बचाएं। मैं आप सब भिलाई वासियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में द केरला स्टोरी देखें और साथ ही अपनी बहन, बेटियों और आसपास की माताओं सबको साथ लेके जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं। भिलाई कैंडू पर्वत फाउंडेशन लगातार द केरला स्टोरी के लिए काम कर रहा है। आप सब कभी भी इस द केरला स्टोरी मूवी को देखना चाहें तो भिलाई कैंडू पर्वत फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो संदेश से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व अनुराग ठाकुर जी को भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने हाउसिंग बोर्ड से हैंडओवर कॉलोनी 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड तथा सुंदर विहार के क्षेत्रों का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था तथा कॉलोनी में आवश्यक सुविधाओं को लेकर जायजा लिया। वहीं मोहल्ले में नालियों की सफाई व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्थानों पर सफाई देखी। उन्होंने मोहल्ले के निवासियों से सफाई को लेकर फीडबैक भी लिया। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने हाउसिंग बोर्ड से हैंडओवर कॉलोनियों का निरीक्षण निगम के अधिकारियों के साथ किया। आयुक्त ने सीवरेज लाइन की व्यवस्था भी देखी। कुछ स्थानों पर ओवरफ्लो की शिकायत प्राप्त होने पर समाधान के लिए शीघ्र ही अतिरिक्त टैंक निर्माण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नियमित रूप से सेक्शन यूनिट के जरिए गंदगी की सफाई करने विभाग के अधिकारियों को मौके पर आदेशित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत गीला कचरा, सूखा कचरा, निर्माण एवं विध्वंस के मलबे पर जुर्माना की कार्रवाई के साथ ही कंस्ट्रक्शन एरिया को ग्रीन नेट से कवर करके रखने, दुकानों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने, इन सभी को लेकर उन्होंने मौके पर निर्देशित दिए। निरीक्षण की जानकारी निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जो कॉलोनी जो हैंडओवर हुए हैं निगम को हाउसिंग बोर्ड की ओर से, उसका औचक निरीक्षण किया गया है। एक्चुअली जो कॉलोनियाँ बहुत सारी हैं जिसको हैंडओवर करने का जो नाम था, उसके बाद की जो व्यवस्था थी कॉलोनी में वो निगम के द्वारा की जानी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे सड़क का काम है, सफाई का काम है, सीवरेज का काम है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम है और प्रकाश व्यवस्था का काम है। ये कॉलोनियों में सुविधाएं होती हैं। तो इनको देखते हुए निगम प्रशासन जो है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के जो है माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया था और अधिकारियों को साथ में निरीक्षण किया गया। इस दौरान आयुक्त महोदय ने जो सीवरेज का जो पानी होता है वो ओवरफ्लो की शिकायतें कुछ वहाँ के जो नागरिक थे उनके द्वारा की गई थी। तो उन्होंने तत्कालिक रूप से इसके समाधान के लिए जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनको निर्माण करने के निर्देश अलग अलग स्थान पर दिए हैं। इसके अलावा जो सीवरेज का जो पानी टैंक में जो फुल हो जाता है, ओवरफ्लो का जो समस्या आता है उसका न हो, इसके लिए उन्होंने जो सेप्टिक टैंक के जो मलबा हटाने के लिए जो सक्शन यूनिट होता है वो मशीन जो है रेगुलर लगा करके उसको हटाने के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए हैं। सफाई व्यवस्था के लिए उन्होंने वहाँ के नागरिकों से भी फीडबैक लिया है और सफाई व्यवस्था के लिए जो अधिकारी थे वहाँ पे उनको थोड़ा सफाई के लिए जो जैसे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं दे रहे हैं वो नागरिकों से जुर्माना, इसके अलावा जो सीएनडी वेस्ट होता है सड़क पर मलबा रख लिए हैं गंदगी को जिसके वजह से होती है उसके लिए जुर्माना,
इसके अलावा जो बिल्डिंग परमिशन कुछ लोगों के द्वारा नहीं लिया गया था, उसके बाद भी निर्माण किया जा रहा था, तो उनकी बिल्डिंग परमिशन चेक करने के लिए उन्होंने कहा है। कुछ लोगों की शिकायतें जो अवैध अतिक्रमण उसको लेके थी, उनको निर्देश दिया गया है कि उनके अतिक्रमण का चेक करके उनको हटवाएं। ऐसे तमाम जो बातें थी वहाँ पे आयुक्त महोदय ने निरीक्षण के दौरान उनको मिली है और उन्होंने मौके पर अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देशित किया है। और जो कॉलोनी है उनका काफ़ी देर तक माननीय आयुक्त महोदय द्वारा अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया था। गली मोहल्ले जो वहाँ के हैं उनको सभी के लेके के और जो पब्लिक है उनसे बात करके जो उनकी समस्याएं थी, उनको जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसको समाधान करने के निर्देश मौके पर उन्होंने दिए। निरीक्षण के दौरान निर्माण एवं विध्वंस का मलबा सड़कों पर पाया गया, जिसको देखते हुए दुकान मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही मलबे को हटाने 1 दिन का समय दिया गया। कुछ स्थानों पर बांस और बल्ली की सहायता से सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण की नियत से खूंटे आदि गड़ा दिए गए, जिसे हटाने की कार्रवाई निगम ने मौके पर की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन विशेष समुदाय के द्वारा जबरन हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का खेल चल रहा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आज एक ऐसा ही ताज़ा मामला बेमेतरा जिले के घोरहा गांव में देखने को मिला, जहां गांव में चर्च और प्रार्थना सभा के निर्माण और लोकार्पण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल गांव में ज्यादा कोई ईसाई परिवार नहीं है, बावजूद गांव में चर्च और प्रार्थना सभा का निर्माण व लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके विरोध में पूर्व मंत्री दयालदास बघेल और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। मंत्री दयालदास बघेल के नेतृत्व में ग्रामीण नांदघाट थाना पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चर्च व प्रार्थना सभा के निर्माण व लोकार्पण में रोक लगाने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं हंगामा और शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे शासकीय अमले ने पूर्व मंत्री और ग्रामीणों को समझाइश देते नजर आए, लेकिन बिना लिखित आश्वासन और घर में स्टे लगाने की मांग पर अड़े रहे। राजस्व विभाग के स्टे के बाद ही मंत्री और ग्रामीण हनुमान पाठ कर धरना प्रदर्शन का समापन किए। क्या कहते हैं पूरे मामले पे अधिकारी? घोरहा ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामवासी आए थे, कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे। उसमें कुछ अवगत कराया गया कि भाई कोई व्यक्ति है वहाँ पास में एक कोई निजी अपनी जगह पे निर्माण कार्य कुछ किया हुआ है, चर्च और के संबंध में है, उसके संबंध में कार्रवाई के संबंध में लोग ने यहाँ एकत्रित हुए थे। जिसके तारतम्य में हमने तहसीलदार को वहाँ पर भेजकर जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ स्टे लगाया गया है और कोई भी भविष्य में अन्य जो गतिविधियाँ होंगी आगामी आदेश तक लिए उसमें रोक लगाई गई है। और यहाँ पास में उन सभी जो ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि उपस्थित उनको अवगत कराया गया है और आगामी कोई भी इस प्रकार के जो धार्मिक आयोजन संबंध में वहाँ पास में उन्होंने सहमति व्यक्त की है जो भी हैं। और तो उसके उपरांत में यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि और जो ग्रामवासी थे वो यहाँ पास में अब चले गए। इनकी मांग क्या थी कि बैठक के लोग मांग एक स्टे मांग रहे थे। कोई एक जगह है जहाँ पास में व्यक्तिगत कोई निर्माण कार्य किया है जहाँ प्रार्थना सभा होती है, उस पर स्टे करने के लिए मांग किए थे। हमने विधिवत उसका स्टे दिया हुआ है और आगामी आदेश में कोई भी अन्य गतिविधि पर भी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रोक लगाने के लिए हमने स्टे दिया हुआ है। ये मांग की। क्या लगता है कि वो चर्च है या घर? वो जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही उसमें कुछ बोल पाएंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। दुर्ग के सिविल लाइन में रहने वाले लोगों का हाल इन दिनों बेहाल है, जहां मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लेकिन मकानों में रहने वालों के साथ दोहरा व्यवहार करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा मकानों की जीर्णोद्धार की योजना अब तक नहीं बनाई जा रही है। मात्र कुछ मकानों में टीन शेड लगाकर बाकी मकानों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां दुर्ग के सिविल लाइन में रहने वाले पुलिस जवानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिविल लाइन में बने जर्जर सरकारी मकानों के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि तय की गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा काम में लापरवाही बरतते हुए मात्र 20 से 25 मकानों पर टीन शेड लगाया गया है। बाकी मकानों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया की जा रही है। आपको बता दें कि सिविल लाइन के मकान इतने जर्जर हो चुके हैं कि किसी भी दिन कोई बड़ी घटना यहां घट सकती है। मकानों की स्थिति को लेकर जब पीडब्ल्यू के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो सभी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए अपना अपना किनारा कर लिया, लेकिन सिविल लाइन में रहने वाले लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या लगता है, वो लोग कुछ पूछे ही नहीं तो हमको क्या लगेगा। हम लोग सोचे कि उधर लग रहा है तो हमारे यहाँ भी लगेगा।
है यही ना कि इधर इस लाइन में लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि सब जगह लगेगा, तो अपना उधर का लगा है, लगा के चल दिए। हम लोग क्या बोल सकते हैं। कितने घरों में लगा है? अब कितने घरों में लगा, उधर का लगा है अभी तो। और आप लोग की लाइन में नहीं लगा? हम लोग के लाइन में बिल्कुल नहीं, इस लाइन में से भी हम लोग का जो ये पुलिस वाले हैं उधर एक भी नहीं है। तो आपने इसके लिए कुछ पूछताछ भी नहीं करी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा? तो पूछे तो बोले लगेगा लगेगा लगेगा, बस हो गया। कितने दिन हो गए इस बात को? अरे कितना कब लगा था इधर? 3 महीना हो 3 महीना हो गया, 3-4 महीना हो गया। हम लोग शेड वो करने के लिए कई बार गए PWD में, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। और बीच में अभी जन दर्शन में कलेक्टर साहब के पास गए थे, फिर उसके बाद PWD से पूरा क्वार्टर जर्जर घोषित कर अनुशंसा किए हैं, उसके लिए जर्जर घोषित करने के लिए। लेकिन जबकि 6-7 महीने पहले हमारे सामने वाले क्वार्टर में 3 सेट फॉल्स सीलिंग सब लगा के दिया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा दीवार सब चीज़ मजबूत है, सिर्फ हम लोग छत का वो चाहते हैं कि इसमें शेड और फॉल्स सीलिंग लगा दे। अभी पानी के दिनों में किस तरीके की परेशानी आप? पानी के दिनों में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये टपकता है, सीपेज आता है कभी कभी, उसके कारण झिल्ली लगवाते हैं तो बिल्ली चढ़ के उसको वो भी कर देता है, छेद कर देता है। हर साल हम लोग 6-7 हज़ार झिल्ली में लगाते हैं। ये आप अपने खर्चे से करते हैं? हाँ, ये हम अपने खर्चे से करते हैं। बस हम लोग ये चाहते हैं कि टीन सेट बढ़िया से लगा दे और हम लोग बढ़िया हो जाए नीचे, क्योंकि झिल्ली लगाने से भी नीचे अंदर डस्ट गिरता है, इसलिए टीन और फॉल्स सीलिंग का हम लोग बोल रहे थे। लेकिन पता चला कि वहाँ से जर्जर के लिए अनुशंसा कर दिया गया है। परेशानी बहुत होती है, हम लोग तिरपाल डाल के रखते हैं, नहीं तो घर में पानी जाता है। और हम 2010 से रह रहे हैं। आप लोगों के घर में शेड नहीं लगा? शेड नहीं लगा है, कोई वो नहीं किए। सबको देख रेख भी सबकी लग रही है, हमारी भी लगेगी, तो किसी ने पूछताछ नहीं किया। अब जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं अभी तुम लोगों का बजट पास नहीं हुआ है, इसलिए नहीं लगेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यातायात व्यवस्था को लेकर दुर्ग पुलिस हाईटेक सिस्टम के माध्यम से अब नजर रखेगी। जिले में 25 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके लिए 60 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
जिले के यातायात पुलिस शहर के प्रमुख चौराहों में अलग अलग तरह के कैमरे लगाने जा रही है। सभी कैमरे एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्टेड रहेंगे। इस यातायात पुलिस को सड़क जाम होने की खबर भी चंद सेकंड में मिल जाएगी। दुर्ग पुलिस ने हाई डिफिनेशन कैमरे का ट्रायल और नाइट व्यू देखकर इसको जिले के सभी चौक में लगाने की तैयारी कर ली है। जिले के 25 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगानी जा रही है, जिसके लिए 60 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इन कैमरों के लग जाने से यातायात व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था भी पटरी पर रहेगी। कंट्रोल रूम में बैठकर यातायात पुलिस के कर्मचारी सभी वाहनों पर नजर रख सकेंगे। किसी भी अप्रिय स्थिति के उपरांत ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को नियंत्रित करने अहम भूमिका इन कैमरों के माध्यम से निभाएंगे। इसकी जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश कुमार ने दी। कैमरों को लगाने औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। भविष्य में इसका लाभ भी सभी प्रकार के वाहनों से आवाजाही करते लोगों को मिलने लगेगा। दुर्ग शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया है, जो पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से अलग अलग चौक चौराहों में कैमरे लगाए जाएंगे और जो सिग्नल जो 15 स्थानों पर हम लोगों ने चिन्हांकित की, वहाँ ATCS मोड के सिग्नल लगाए जाएंगे। यदि वहाँ पे ट्रैफिक का एक तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे सिग्नल लगातार ग्रीन करेगा। यदि ट्रैफिक का दबाव कम है तो दूसरे डायरेक्शन को ग्रीन करेगा और ऑटोमेटिक ये ट्रैफिक कंट्रोल, हमारा जो कमांड कंट्रोल सेंटर रहेगा वहाँ से कनेक्ट रहेगा। और 5 प्रकार के कैमरे भी लगाने का प्रस्तावित है। ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्ट कर देगा वो कैमरा। और दूसरा कैमरा रहेगा RLVD रेड लाइट वायलेशन डिवाइस कैमरा। यदि कोई रेड लाइट जंप करता है तो उसका फोटो आ जाएगा। SVD कैमरे हैं स्पीड वायलेशन डिवाइस कैमरे। कोई स्पीड गाड़ी चलाएगा तो उसकी गाड़ी को डिटेक्ट होगा। WWD है रॉन्ग वे डिटेक्शन कैमरा। तो इन कैमरों के माध्यम से एक पूरा सिस्टम को तैयार किया जाएगा और वो कमांड कंट्रोल सेंटर में वहाँ पे हम लोग दे सकेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न चौक चौराहे हैं, बड़े बड़े चौक हैं, वहाँ पे PA सिस्टम जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर में लगा रहेगा वो अलाउंस करेंगे। तो उस चौक में एक पर्टिकुलर चौक में या एक साथ सभी चौक में उसको हम किसी प्रकार का मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज दे सकते हैं। इसके अलावा जो कई स्थानों में चिन्हांकित किए हैं कि VMS बोर्ड वेरिएबल मैसेज बोर्ड लगाया जाएगा, ताकि किसी आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी देना है, अवेयरनेस करना है, कोई वीडियो दिखाना है या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है तो वो VMS बोर्ड भी लगाया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम तैयार करने के लिए प्रस्ताव बना के पुलिस मुख्यालय भेजा गया है और यदि वो स्वीकृत होता है और उसको बजट मिलता है तो इसको दुर्ग शहर में उसको लागू किया जाएगा तो एक अच्छा ट्रैफिक देखने को जरूर मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनके जेब से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने सुसाइड नोट का खुलासा अब तक तो नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर पर काम का अधिक दबाव होने के कारण खुदकुशी की बात लिखी गई है। उत्तरी पुलिस ने बताया कि उन्हें सोमवार को सूचना मिली थी कि ग्राम सेलूद निवासी कृष्णकांत वर्मा ने अपने मूल निवास पर फांसी लगा ली है। BSP में नौकरी करने के चलते वो रिसाली में रहता था, मगर सोमवार तड़के वो काम पर नहीं आया और वहां से अपने मूल गांव सेलूद आ गया, जहां अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ समय बाद घर वालों ने फंदे पर लटका हुआ उसका शव देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिर शव उतार कर PM करवाया गया। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल मामले में जाँच जारी है। पुलिस सहकर्मियों से पूछताछ करेगी। राजू BSP के टाइम सर्विस डिपार्टमेंट में काम करता था। उसके ऊपर किस तरह का वर्कलोड था, वो काम को लेकर इतना स्ट्रेस में कैसे आ गया, उसने खुदकुशी क्यों करनी पड़ी, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस BSP में उसके साथ काम करने वाले और उसके अधिकारियों सहित घर वालों से पूछताछ कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। सेवा परमो धर्म भिलाई के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी के जन्म उत्सव पर आम जनमानस को सिविक सेंटर रथ पार्क में एकत्रित कर राष्ट्रगान के रचयिता महाकवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। वह एक नेता और व्यक्ति के रूप में गांधी जी के प्रशंसक थे। इनका जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 को हुआ था। देश के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। संबोधन के पश्चात रथ पार्क में सेवा परमो धर्म द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई के युवा, माता बहन, बड़े बुजुर्ग शामिल हुए और राष्ट्रगान किया। युवा सदस्यों द्वारा सिविक सेंटर पार्क में गुरुजी अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जयकारे लगाए गए, जिससे समूचा क्षेत्र गूंज उठा। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की अध्यक्ष
अंजलि मार्कंडे को पद से हटाए जाने के खिलाफ 19 सदस्यों ने कलेक्टर से मांग रखी थी। वहीं 8 मई को जिला पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके संबंध में एसडीएम नवागढ़ को आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया था। जहां आज जनपद पंचायत नवागढ़ में सदस्यों ने मतदान किया। कुल 24 सदस्यों ने 15 सदस्यों ने अंजिल मार्कंडे के पक्ष में अपना मतदान किया। वहीं 9 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। अंजिल मार्कंडे की विजय होने के बाद नगर में जुलूस निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से बंसी पटेल अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा, राशि प्रभा गायकवाड़, विजय बघेल, जावेद खान सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का विनिश्चय करने के लिए सम्मेलन आयोजित की गई थी। सम्मेलन में सभी के सभी 24 सदस्य उपस्थित रहे और मतदान किए। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 9 मत पड़े। नियम अनुसार आपके उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 3/4 से अन्यून की संख्या होनी थी, जो कि पहली जो शर्त है वो पूर्ति नहीं हुई। दूसरी शर्त में थी जो गठित सदस्य उसका 2/3 से अधिक होना था। दोनों शर्तों में अविश्वास प्रस्ताव के जो पक्ष में पड़ा है वो कम रही। अतः उन पक्षों के अनुसार में और दोनों शर्तों के अनुसार से जो अविश्वास प्रस्ताव है ध्वस्त हुआ। मेरे साथ जितने भी है जनता जनार्दन है, सभी लोगों का जीत हुई है। मेरे जनपद सदस्य लोगों की जीत हुई है। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे संगठन, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन मरकाम जी, हम सभी लोगों की जीत हुई है हमारी कांग्रेस पार्टी की। भी गलत तरीके से लाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि अंजलि मार्कंडे कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं थी, तो मैंने एक वर्जन दिया था कि ये कांग्रेस की प्रत्याशी है और ये कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस के प्रत्याशी अगर नहीं होते तो कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत नहीं होती। और जो कहा गया था, और कुछ लोग जो चाहे जिसमें भी वो उसको लो, जो अपना साठ गांठ करके वो भाजपा लोगों से भी साठ गांठ करके इनको जो उतारने की जो कोशिश किए उसमें वो नाकाम रहे। ये चीज़ को मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ। ये जीत संगठन की जीत है, माननीय भूपेश बघेल की जीत है, माननीय मोहन मरकाम की जीत है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के खड़गे जी की जीत है और प्रियंका और राहुल जी की जीत है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला साहू संघ के कर्मा भवन बेमेतरा में बैठक रखी गई है, जिसमें जिला के समस्त पदाधिकारी, प्रदेश महामंत्री ने सर्वप्रथम भुवनेश्वर साहू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वरी साहू, माता सती साहू सहित अनेक पदाधिकारियों ने प्रदेश के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इस हत्याकांड में अहम कड़ी अंजोर यदु पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि बयान देने के बाद भी मामले को गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संवेदनशील मसले पर पुलिस गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसे लेकर समाज में रोष जताते हुए निंदा व्यक्त की। इसी मसले को लेकर जिले के सभी क्षेत्र में 10 तारीख को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में जिला साहू संघ, तहसीलदार एवं परिक्षेत्र समाज के अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में समाज प्रमुख उपस्थित थे। देखिए, आज पूरे साहू समाज के जिला के प्रमुख पदाधिकारी आज आए थे और आज ये तय किए हैं कि सबसे पहले निंदा प्रस्ताव पारित किए साहू समाज जिला साहू संघ बेमेतरा की ओर से। उनमें कुछ बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु ये है कि स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू के जो कातिल हैं वो आज भी कुछ लोग जिंदा घूम रहे हैं, उसको तत्काल सरकार पकड़े और उचित कार्रवाई करे। दूसरा, जो कुछ निर्दोष हिंदू समाज से साहू समाज के साथ अन्य जो हिंदू समाज है उनके कुछ निर्दोष लड़कों को या बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, उसको जांच कर जो लोग दोषी है उनके ऊपर ही कार्रवाई करे, जो लोग निर्दोष है उनको ज़बरदस्ती खाना पूर्ति के लिए घूसा ना जाए। तीसरा, हमारे जो आंदोलन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग अभी 10 तारीख को तहसील में 100 से 150 की संख्या में जाकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और जब सभी तहसील का ज्ञापन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जिला के तरफ से भी कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त जब ये दोनों प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा
हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कुल मिला के आपको बताना चाहूँगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप आंदोलन इसलिए सोच रहे हैं कि हम सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है उसको देखना भी चाहते हैं। उसके बाद हम लोग राज्यपाल जी से मिलने के लिए एक साहू समाज का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के नेतृत्व में जाएंगे और यही मांग करेंगे कि जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए और जो लोग दोषी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए। आज सर्व हिंदू समाज की यहाँ पर आवश्यक बैठक रखा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिरमपुर के घटना को लेकर आज बैठक किया गया, जिसमें पूर्व सांसद ताराचंद साहू के सुपुत्र दीपक साहू जी उपस्थित है और यहाँ समाज के भी प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित है। और यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी जो अपराधी नहीं हैं उनको भी यहाँ पर सरकार गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको उनको रिहा किया जाए, निःशर्त रिहा किया जाए। उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, यह निर्णय लिया गया है। अगर उन लोग को रिहा नहीं किया गया तो हम आगे चलकर यह बड़ा रूप लेगा और प्रदेश स्तरीय यहाँ आंदोलन होगा और हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आज सर्वसम्मति से यहाँ पारित हुआ है। आज जिला साहू संघ पूरी कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें बिरमपुर की घटना भाई भुवनेश्वर साहू जिसमें बलिदान हुए, उसी के संबंध में बैठक रखी गई थी। उनका ये था हमारा जिला साहू संघ की, क्योंकि उनको पीड़ित जो व्यक्ति है उनका परिवार है उनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक लगभग 40 का नाम वहाँ उसमें शामिल आए हैं हुआ है, लेकिन सिर्फ 10 या 11 लोग की ही गिरफ्तारी हुई। हम मांग करते हैं यहाँ के सरकार से, कानून से, कि जो बाकी जितने हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हो जाए, उनके ऊपर 302 की धाराएँ लगी जाए, फांसी पे सबको लटकाया जाए। इसी संबंध में यहाँ बैठक की गई और पूरे साहू समाज के द्वारा 5 बिंदुओं में जो है निंदा प्रस्ताव किया गया उनके जो कांग्रेस सरकार है उनके खिलाफ में, यहाँ के शासन प्रशासन है उनके खिलाफ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।